नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दर्दनाक हादसा हुआ। एक सत्संग में मची भगदड़ में करीब 116 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए। हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दुर्घटना को लेकर अधिकारियों को तमाम निर्देश भी दिए हैं। दुर्घटना को लेकर हाथरस के जिलाधिकारी आशीष कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन घटना की जांच कर रहा है और आम लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख प्रकट किया। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार हृदय विदारक है। मैं अपने परिवारजनों को खोने वाले लोगों के प्रति गहन शोक संवेदना व्यक्त करती हूं तथा घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाथरस की घटना पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश की हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई जानों की हानि के बारे में जानकर बहुत व्यथित हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हाथरस की घटना को लेकर संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाथरस की घटना पर दुख प्रकट किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए अपने संदेश में अमित शाह ने लिखा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए दुखद हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। मैं इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें यह कष्ट सहन करने की शक्ति दे। स्थानीय प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाथरस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपने को खोया है उन शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन सभी पीड़ितों की हर संभव मदद कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण हाथरस की घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे। इस बीच उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज के लिए हर संभव मदद दी जा रही है। साथ ही कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में उन्हें तीसरी बार मौका दिया। यह अपने आप में लोकतांत्रिक विश्वास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान पर आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज विरासत नीचा दिखाना, अपमानित करना और मजाक बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण पर राजनीति पर हमला करते हुए कहा कि उनकी सरकार संतुष्टीकरण के विचार को लेकर चली है। उन्होंने कहा कि संतुष्टीकरण का मतलब आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2024 से कांग्रेस को परजीवी कांग्रेस के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी के साथ गठबंधन बनाती है उसी को खा जाती है। प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 का जिक्र करते हुए कहा कि पहले वहां भारत का संविधान प्रवेश नहीं कर सकता था, लेकिन ये दीवार गिरी, अब वहां लोकतंत्र मजबूत है। लोग बढ़ चढ़कर भारत के संविधान पर भरोसा करते हुए मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा ऐसा वक्तव्य सदन में दिया। भ्रष्टाचार के प्रति हमारी इस नीति के कारण देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की सेना युवा होनी चाहिए जिससे दुश्मनों के दांत खट्टे हो सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध के योग्य सेना बनाने के लिए सेना में सुधार किए जा रहे हैं जिससे हमारी सेना किसी भी स्थिति में दुश्मन का सामना कर सके। प्रधानमंत्री ने नीट पेपर लीक पर कहा कि सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अत्यधिक गंभीर है। उन्होंने कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। संसद के मौजूदा सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में नोकझोंक देखने को मिली तो कांग्रेस का आंतरिक मतभेद भी उभरकर सामने आया। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण के दौरान भारी गतिरोध देखने को मिला तो वहीं राज्यसभा में मंगलवार को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जमकर बहस हुई। लोकसभा में गुरुवार को जब धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा में 16 घंटे जबकि राज्यसभा में 21 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया। लोकसभा में 16 घंटे से भी ज्यादा चर्चा चली। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में महिला से मारपीट की गूंज संसद से राजभवन तक सुनाई दी। पश्चिम बंगाल में हाल में हुई हिंसा की घटनाओं के कारण ममता बनर्जी के राज में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। भाजपा, कांग्रेस और माकपा ने कूच बिहार में हुई हिंसक घटनाओं की निंदा की। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सिलीगुड़ी में कूच बिहार हमले के पीड़ितों से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हिंसा के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मारपीट की शिकार पीड़िता का कहना है कि उन्हें न तो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और न ही उनकी पुलिस पर उनका भरोसा है। ममता सरकार के लिए करारा तमाचा है ये बयान। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा था कि वो राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण वहां जाने से डरती हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। नवनियुक्त थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में थल सेना प्रमुख का पदभार संभाला। अयोध्या भूमि विवाद मामले की पूर्व मुद्दई इकबाल अंसारी ने लोकसभा में अयोध्या को लेकर राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अयोध्या में कोई नफरत का माहौल नहीं है। एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से राज्यसभा जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं का आभार जताया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बंडी संजय कुमार, मुरलीधर मोहोल और कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी के सेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के बाद उन्हें दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश की एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी मिली। इसके अंतर्गत किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इस नीति में राज्य में कृषि विकास को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पशुधन विभाग के तहत पशुधन कुक्कुट और मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024 और उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को भी मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस तरह के कानून लाने वाला उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य बन जाएगा। नई दिल्ली में जिला खनिज फंड से बने उत्पादों का विमोचन किया जिसे डीएमएफ गैलरी नाम दिया गया। मौके पर केंद्रीय कोयला और खान मामलों के मंत्री जी किशन रेड्डी, राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिला खनिज फंड से देश के 650 जिलों में स्वयं सहायता समूहों को 90,000 करोड़ रुपए से अधिक फंड दिए जाएंगे। इन फंडों से खनन वाले क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह के 4 सदस्यों को हिमाचल प्रदेश के शिमला से गिरफ्तार किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली के शास्त्री पार्क और रोहिणी सेक्टर 26 में अदालत परिसरों का शिलान्यास किया। कोर्ट की नई बिल्डिंग कई तरह की सुविधाओं से लैस होगी। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा। स्वाति ने इस लेटर में जनवरी 2024 में उनके इस्तीफे के बाद से बीसीडब्ल्यू को व्यवस्थित तरीके से खत्म किए जाने की बात लिखी। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के 6 मामले सामने आए। जीका वायरस से संक्रमित मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्री अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच ये जत्था पंथा चौक यात्रा आधार शिविर से बालटाल और पहलगाम मार्गों के लिए रवाना हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी और हिरासत के आदेश को चुनौती दी। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। असम के 19 जिलों में अभी भी बाढ़ और भारी बारिश के कारण स्थिति गंभीर। सूबे के तिनसुकिया जिले के लाइका दोधिया के लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ की वजह से असम में जानमाल को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा। डिब्रूगढ़, नगांव, गोलाघाट समेत दर्जन भर जिले पानी में डूब गए। राज्य में 1275 गांवों में से 2,75,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने असम के लिए रेड अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गुजरात में लगातार भारी बारिश के बाद सूरत जिले के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति। वहीं सूरत जिले की पलसाना तहसील में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। गुजरात के वलसाड में बारिश के कारण सड़कों और अंडरपास में पानी भरा जिसके कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित। उत्तराखंड के देहरादून में बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरा जिससे आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा। उधर झारखंड के रांची में बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई और यातायात ठप हो गया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 35 अंकों की गिरावट के साथ 79,441 के स्तर पर बंद। वहीं निफ्टी भी लाल निशान के साथ बंद। निफ्टी 18 अंकों की गिरावट के साथ 24,124 पर बंद। इस वर्ष जून के महीने में 1.74 लाख करोड़ रुपए हुआ जीएसटी संग्रह। पिछले साल जून के मुकाबले 8% की हुई बढ़ोतरी। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ताजा आंकड़ों से पता चला है कि जून में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म पर लेनदेन की संख्या साल दर साल 49% से बढ़कर 13.9 अरब हो गई। वहीं ट्रांजैक्शन मूल्य की बात करें तो यूपीआई के जरिए हुए ट्रांजैक्शन की कुल रकम साल दर साल 36% से बढ़कर 20.1 खरब रुपए होगी। एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक जून में औसत दैनिक लेन देन की संख्या 46.3 करोड़ थी और औसत दैनिक राशि 66,903 करोड़ रुपए थी। सेबी ने हाल ही में कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट के लिए डिलीवरी के डिफॉल्ट मोड के रूप में ईमेल को अनिवार्य करने वाले एक नए रेगुलेशन की घोषणा की।
भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज गति से आगे बढ़ने के कारण ऑटो सेक्टर में तेजी बनी हुई है। इसके कारण दोपहिया कारों और कमर्शियल वाहनों की बिक्री में इजाफा हो रहा है। देश में बिजली खपत में तेजी जारी है। देश में बढ़ रहे बिजली खपत को लेकर ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि साल 2031-32 तक 400 गीगावाट के पार पहुंच सकता है बिजली खपत का आंकड़ा। इफ्को ने पूरे भारत में किसानों के बीच नानो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सैन्य संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अगले प्रमुख चुने जाने पर नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को बधाई दी। मंगलवार को ज़ेलेंस्की ने रूटे से मुलाकात की। उन्होंने नीदरलैंड द्वारा यूक्रेन को प्रदान किए गए सैन्य, राजनीतिक और मानवीय समर्थन के लिए रूटो का आभार भी व्यक्त किया। मार्क रूटो का प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। रूटे ऐसे समय में नाटो की कमान संभालने वाले हैं जब संगठन के सामने रूस यूक्रेन युद्ध जैसी एक बड़ी चुनौती मौजूद है। रूटो मौजूदा नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल सितंबर में खत्म हो रहा है। रूटो के सामने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को समय पर मदद मुहैया कराना बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा उनके ऊपर इस सैन्य संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी होगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार बार यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू किया तो नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को क्षेत्रीय आक्रमण के इस कृत्य का कारण बताया गया। मंगलवार को हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे और राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। ओर्बन को यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन के कट्टर आलोचक के रूप में माना जाता है। यूक्रेन के खिलाफ रूस युद्ध के बाद ओर्बन की यह पहली कीव यात्रा है। कीव की उनकी यह यात्रा हंगेरी के इस बार यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालने के एक दिन बाद हो रही है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से ओर्बन एकमात्र यूरोपीय संघ नेता हैं जिन्होंने मॉस्को के साथ सक्रिय संबंध बनाए रखा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ओर्बन ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि वो कीव के साथ संबंधों को सुधारना चाहते हैं और एक व्यापक द्विपक्षीय सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते यूक्रेन को ईयू में शामिल करने के लिए औपचारिक रूप से बातचीत की शुरुआत हुई। हालांकि संघ में होने से पहले उसे अभी एक लंबी और कठिन राह तय करनी है। कीव ने बुडापेस्ट के इस दावे को खारिज कर दिया है कि वो अपने देश के पश्चिमी हिस्से में हंगेरियाई भाषा बोलने वाले लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है। दरअसल कीव ने 2017 में एक कानून पारित किया जिसके अनुसार सभी स्कूलों को 10 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को यूक्रेनी भाषा में पढ़ना होगा। युद्ध के मोर्चे पर दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे पर हमला जारी है। रूस ने 5 यूक्रेनी Su-27 लड़ाकू विमान को नष्ट करने और 2 अन्य को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेनी सेना ने यूक्रेन के मायर होरोड हवाई क्षेत्र में इस्कंदर M मिसाइलों से इन लड़ाकू विमानों को मार गिराने की बात कही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो गाजा पट्टी में हमास को खत्म करने के अंतिम चरण में पहुंच गए। इजरायली रक्षा बलों ने पूर्वी खान यूनिस से नागरिकों को बड़े पैमाने पर निकालने का आदेश दिया। इससे यह संकेत मिलता है कि सेना जल्द ही दक्षिणी गाजा शहर में अपने हमले फिर से शुरू कर सकती है। बारबाडोस में तूफान बेरिल का कहर जारी है। दक्षिण पूर्वी कैरेबियन में तूफान बेरिल से तेज हवाएं चली जिसके कारण बिजली की लाइनें गिर गईं और इमारतों की छतें भी उड़ गईं। तूफान के कारण बारबाडोस और विंडवर्ड द्वीप समूह में 3 से 6 इंच बारिश होने की संभावना। ग्रेनेडाइंस, टोबैगो और ग्रेनेडा सहित कुछ क्षेत्रों में 10 इंच तक बारिश हो सकती है। बारबाडोस में उफनती लहरें तट से टकरा रही हैं और राजधानी ब्रिजटाउन की सड़कों पर पानी भर गया है। फिलहाल तूफान को देखते हुए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उत्तर अमेरिका के मैक्सिको में उष्णकटिबंधीय तूफान क्रिस के कारण भूस्खलन हुआ जिससे सड़कें, घर पर कीचड़ और लकड़ियां सामने आ गई। अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने कहा कि अब 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और 3 जुलाई तक मध्य कैरेबियन के सबसे अधिक आबादी वाले द्वीपों को पार करने का अनुमान है। जिम्बाब्वे दौरे के 2 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम
3 खिलाड़ियों सहित साई सुदर्शन, जितेश शर्मा और हर्षित राणा को शामिल किया गया। इन खिलाड़ियों को संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल के विकल्प के रूप में शामिल किया गया। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल के बेटे आर्ची वॉन को देश की अंडर 19 टीम में पहली बार शामिल किया गया। आर्ची वॉन के अलावा एंड्रयू फ्लिंटॉफ के 16 वर्षीय बेटे रॉकी फ्लिंटॉफ के साथ टीम में शामिल हुए। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय पहलवानों ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ कुल 8 पदक जीते। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा इस हफ्ते से शुरू हो रही पेरिस डायमंड लीग में भाग नहीं लेंगे। नीरज ने मांसपेशी में परेशानी की वजह से नाम वापस लिया। यूक्रेन की एलिना राइबाकिना ने आसान जीत के साथ विंबलडन के दूसरे दौर में स्थान बना लिया। चौथी वरीयता प्राप्त राइबाकिना ने एलिना गैब्रिएला और रूस को सीधे सेट में 6-3, 6-1 से हराया। महिला एकल में ही अमेरिका की 5वीं वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को दूसरे दौर में जगह बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पेगुला ने अपने ही देश की एशलीन क्रूगर को 6-2, 6-0 से शिकस्त दी। ब्रिटेन के एंडी मुर्रे ने साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में एकल मुकाबलों में नहीं खेलने का फैसला किया। हालांकि वो युगल मुकाबलों में अपने भाई जैमी मुर्रे के साथ खेलते दिखाई देंगे। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के दूसरे दिन एक बड़ा उलटफेर हुआ। महिला एकल में गत विजेता मार्केटा वोंड्रोसोवा पहले दौर में स्पेन की जेसिका बुजास मानेरो के हाथों हार कर बाहर हुई। विनियम गिर में टूर डी फ्रांस चरण जीतने वाले पहले अश्वेत अफ्रीकी के रूप में इतिहास रचा। कोलंबिया के फर्नांडो गेविरिया और बेल्जियम के अर्नॉट डी ली दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। यूरो कप 2024 में स्लोवाकिया के खिलाफ अंतिम 16 मैच के दौरान अभद्र इशारे के लिए इंग्लैंड के मिडफील्डर जूड बेलिंगहम जांच के दायरे में आ गए। यूएफए बेलिंगहम के आचरण की जांच करेगा। फिल्म कल की 2898 एडी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपयों का आंकड़ा पार किया। गोधरा फिल्म की रिलीज डेट की हुई घोषणा। फिल्म 19 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म मां काली के निर्माताओं ने फिल्म का बहुप्रतीक्षित पोस्टर जारी किया। इस फिल्म में पूर्व आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह अभिनय करते हुए नजर आने वाले हैं। पंचायत सीरीज में सचिव अभिषेक त्रिपाठी का किरदार निभाने वाले जितेंद्र कुमार ने खुलासा किया कि उन्होंने कभी किंग खान का मन्नत में ही इंटरव्यू किया था। हिना खान के ब्रेस्ट कैंसर की खबर सुन अभिनेत्री समंता ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया। हिना का हौसला बढ़ाते हुए उनके जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना की। अभिनेत्री देवुलीना ने कहा, मेरे लिए किरदार का प्रकार मायने रखता है, पर्दे का आकार मेरे लिए मायने नहीं रखता। लुकार्नो फिल्म फेस्टिवल का 77वां संस्करण आयोजित होने वाला है। इस फेस्टिवल में बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान और विशेष रूप से उनको सम्मानित किया जाएगा। पंजाबी अभिनेता एमी विर्क ने दिलजीत दोसांझ की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने पंजाबी कलाकारों की रूढ़िवादी सोच को तोड़ा है। और फिल्म मुंजिया की तूफानी कलेक्शन के से बेहद खुश हैं। अभिनेत्री शर्वरी ने कहा कि ये उनके लिए काफी खुशी का पल है क्योंकि ये उनकी पहली फिल्म है जिसने 100 करोड़ रुपयों का आंकड़ा पार कर लिया है। और एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।